दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 8 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। खुशी की खबर। दूसरा, जो 12 मार्च 2024 का हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं, उस पर आपको अपडेट दूंगा, कुछ डायरेक्शंस दूंगा, इसलिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे दोस्तों, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो सबसे पहले तो मैं प्रातः स्मरणीय बाबा भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए आप सबको इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो अपने तमाम बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। और साथ साथ साथियों, बाबा भोलेनाथ से ये प्रार्थना भी करूँगा कि वो आप सबको शक्ति दें कि आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें, जिस भयावह स्थिति में आप फंस गए हैं उस पर विजय प्राप्त करते हुए अपना और अपनों का भुगतान प्राप्त कर सकें। तो साथियों, आज जो सबसे बड़ी खबर है सेंट्रल डाटाबेस को लेकर के आ गई है। आज देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने सेंट्रल डाटाबेस लॉन्च कर दिया है और उसमें लगभग जितनी भी APACS रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इन सबको सम्मिलित किया गया है। 8 लाख से ज़्यादा कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सम्मिलित इसमें किया गया है, चाहे वो फिशरी उद्योग से जुड़ी हों, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर से जुड़ी हों, चाहे वो डेयरी से जुड़ी हों या ट्रांसपोर्ट से या किसी भी उससे अगर वो संबंध हैं, जुड़ी हुई हैं, तो इन सब के लिए सेंट्रल डाटाबेस लॉन्च कर दिया गया है। और बर्ड्स एक्ट में ये एक महत्वपूर्ण कार्य था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल डाटाबेस बनाएगी ताकि उसके पास देश भर में चलने वाली इस तरह की कंपनीज का डेटा उपलब्ध रहे, और यदि वो कहीं त्रुटियां करती हैं, अनियमितताएं करती हैं, तो उनके खिलाफ वो एक्शन ले सके और लोगों को जागरूक कर सके, ये बता सके कि फलां कंपनी या फलां क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक कारोबार कर रही है, वो पॉन्जी स्कीम नहीं चलाती, पिरामिड स्कीम्स नहीं चलाती, वो आपके साथ ठगी नहीं करेगी। ये उपभोक्ताओं को भी, यानी जो निवेशक होते हैं उनको भी ये जानकारी देने का काम सेंट्रल डाटाबेस का होगा दोस्तों। तो ये बड़ी खबर है हमारे लिए, इसके लिए भी बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा था। तो जो ये सेंट्रल डाटाबेस बन जाने से तमाम देश के जो निवेशक हैं उनको लाभ मिलेगा, और कोई भी साथी अब नई किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के झांसे में फंसकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी को डुबोएगा नहीं। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बधाई देता हूं मैं, और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुनावी वर्ष में ही सही कम से कम देश के करोड़ों लोगों की पीड़ा को सुना और उन्हें आश्वस्त किया, एक व्यवस्था दी कि अब उनका पैसा डूबेगा नहीं, कोई उनके साथ ठगी नहीं कर सकेगा, सबका भुगतान होगा। दोस्तों, कुछ धूर्त और मूर्ख कहते हैं कि जी चुनावी जुमले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे चुनावी उसकी वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन धूर्तों की बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कानून अब बनाया गया होता, कहीं आपके भुगतान की गारंटी का कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, ये 2019 में बन गया था और इसकी प्रक्रिया तो 2014 से शुरू हो गई थी। RBI ने अपनी पहली रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत कर दी थी और लोकसभा में इसको 2016 में ले आया गया था। फिर इसको जो है संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया, एक बार राज्यसभा में पास नहीं हो सका, फिर 2000 उसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर के आए
21 फरवरी 2019 को फिर उसको 6 महीने बाद कानून में कन्वर्ट किया, संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित करवाते हुए लोकसभा और राज्यसभा से, और फिर 31 जुलाई को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर करके इसको नोटिफाइड कर दिया, पूरे देश में लागू कर दिया कानून को। 2020 फरवरी में इसके रूल्स तय कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये इस कानून का इतिहास है दोस्तों। लेकिन कुछ धूर्त और मूर्ख इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं, जबकि इस कानून का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि कहीं चुनाव नहीं होते तो शायद आपको सत्तारूढ़ दल घास ही नहीं डालता हो सकता है, इसको इतना तो कह सकते हो। तो ये शुभ अवसर है, चुनाव से ही सही, अगर धूर्तों की बात को हम ठीक मान लें तो चुनाव के कारण ही सही, लेकिन एक अच्छा मौका आप सबके पास है जिसको आप भुना सकते हैं, कैश कर सकते हैं, अपना डूबा हुआ पैसा ले सकते हैं, अपने लिए सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, संकल्प पत्र में इसको सम्मिलित करवा सकते हैं, शासन के साथ सहयोग करके बेईमान अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करवा सकते हैं। तो आपको ऐसे धूर्त और मूर्खों के बहकाने में, लपके टपकों के में आने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इस वक्त आप सब अपने ध्यान को केंद्रित करो, मन को स्थिर करो। बड़ा चलायमान हो रखा है आपका मन और ध्यान। आप देखते होंगे कि कल तक जो लोग ये कहते थे साहब बट्स एक्ट के रूल ही उत्तर प्रदेश में तय नहीं हुए, आज उनकी बातें सुनोगे आपको हंसी आएगी कि प्रयागराज के कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा आदेश कर दिया है, जबकि आदेश तमाम कमिश्नर पहले से कर चुके हैं। कई बेईमान डीएम कह रहे हैं हमको बीसी नहीं हुई है 20 की, तो बीसी 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार कर चुकी है बट्स एक्ट को लेकर के साथियों। तो ऐसे जो ये धूर्त और बेईमान अधिकारी हैं जो कानून को घोल के पी रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आवेदन लेते हैं, उनको रद्दी की टोकरी में एक तरह से फेंक देते हैं, यानी डंप कर देते हैं। रद्दी की टोकरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ऐसे बेईमान अधिकारियों के खिलाफ भी आप शासन के साथ सहयोग करके कार्रवाई कर सकते हैं। जब आप शासन को सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से शासन भी आपके पक्ष में खड़ा होगा और इन बेईमान अधिकारियों को आपकी शिकायत मिलने पर दंडित करेगा, आपका भुगतान कराएगा। और जो ठग खुली हवा में घूम रहे हैं, प्रीतम सिंह जैसे, ओपी श्रीवास्तव जैसे, और क्या बोलते हैं वो गुल्ली डंडे वाला जो है काउंसलर पीएसीएल का, जो राज्यसभा से एमपी बना दिया है आम आदमी पार्टी ने, वो केडी सिंह जो राज्य मंत्री बना दिया है पंजाब में, अल्केमिस्ट वाला, वो इस तरह के बहुत सारे हैं। मसलन वो मितेश अग्रवाल है, स्ट्रीट हॉक्स वाला तिवारी है, साइंस सिटी वाला राशिद नशीम है, इस तरह के बहुत सारे हैं जो खुले घूम रहे हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। उसका कारण कहीं ना कहीं यही रहा है कि हम लोग जागरूक नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए, हमने शासन को उनकी शिकायत नहीं की। अगर हम शासन के पक्ष में खड़े होकर शासन को बताएंगे कि साहब आपके शासन में ये ठग लाखों लोगों का पैसा ठग कर खुले घूम रहे हैं, इनको जल्दी जेल भेजो, इनकी प्रॉपर्टीज को सीज करो, नीलाम करो, और बट्स एक्ट के तहत हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा हमको 180 दिन में वापस करो, तो शासन निश्चित रूप से ऐसे ठगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और आपका भुगतान कराएगा, आपको सुरक्षा देगा। ये तय है दोस्तों। तो अगर कुछ लोग इसे राजनीति से भी जोड़ते हैं तो उन्हें जोड़ने दीजिए, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। राजनीति करना या राजनीति में रहना कोई अपराध नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को राजनीति सूट नहीं करती है, इसलिए वो नहीं करते हैं। तो अगर राजनीति की वजह से ही, चुनाव की वजह से ही आपका कुछ भला हो रहा है, राष्ट्र का कल्याण हो रहा है, देश विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, तो आपको इसमें शासन का और सत्तारूढ़ पार्टी का सहयोग करना चाहिए। हमने तो साफ साफ बताया है शासन को भी, सत्तारूढ़ पार्टी को भी, कि विकसित भारत की बुनियाद ठगी पीड़ितों का भुगतान अगर आप नहीं करोगे तो विकसित भारत नहीं बन सकेगा। विकसित भारत की बुनियाद ठगी पीड़ितों के भुगतान पर टिकी हुई है। ठगी पीड़ितों का जिस दिन भुगतान कर देंगे, ठगों पर लगाम लगा देंगे, भारत विकसित बन जाएगा। भारत इतना समृद्ध देश है, परमपिता परमात्मा ने, प्रकृति ने हिंदुस्तान को इतनी असीम शक्तियों से, प्राकृतिक संसाधनों से नवाजा है कि अगर हम अपने बेईमान सिस्टम को ठीक कर लें, कानून का ठीक से अनुपालन करने लगें, सबकी भागीदारी तय कर दें, तो निश्चित रूप से हमारा देश विकसित राष्ट्र 1947 क्या 2029 में ही बन जाएगा, उससे पहले ही बन जाएगा। और अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री टिकट वितरण कर रहे हैं, रोज रोज नए नए कार्यक्रम कर रहे हैं,
और लगभग 15 मार्च को संभवतः चुनावी अधिसूचना जारी हो जाएगी कि कब चुनाव, किस किस तारीख में चुनाव होना है। उससे पहले जो वो कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, नमनीय है, वंदनीय है। तमाम चीज़ें हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र की बनाने की बुनियाद बनेंगी। तो हमें अपने प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, ताकि वो अपनी पूरी ताकत के साथ राष्ट्र को विकसित देश बनाने की ओर अग्रसित हो। और हम भी हर्षपूर्वक, उल्लासपूर्वक, तन मन धन से, सब तरह से पार्टी को सहयोग कर सकें, उसकी बुनियाद को मजबूत कर सकें। चूंकि हमारे ये जो करोड़ों ठगी पीड़ित हैं, हमारा जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हमने बनाया है, जो लाखों हमारे एक्टिव साथी हैं, वर्कर्स हैं, वो सब पार्टी के साथ खड़े होंगे। एक बड़ा बना बनाया संगठन पार्टी को मिलेगा, पूरे देश भर में हैं हमारे लोग, तो हम उसे सहयोग करेंगे। वो भुगतान में हमारे ठगी पीड़ितों का सहयोग करे। इतनी सी बात है, और ज़्यादा कुछ बात तो है नहीं दोस्तों। तो आपको अपने मन को इस समय स्थिर कर लेना चाहिए, चूंकि आप बहुत भयभीत हैं, मन आपका बहुत विचलित है। आज भी धूर्त ठग और ठगों के दल्ले दल्लियां आपको बहका लेते हैं। ये जब मैं देखता हूं तो मुझे दुख होता है, दया आती है कि आप लोग कितने डर गए हो। अब इस डर को अपने दिल दिमाग से निकाल दो। सुसाइड तक कर रहे हैं कई साथी, ये सब मत करो। अब इसका समय नहीं है। अब तो आप सबका भुगतान लगभग निश्चित हो चुका है। जो भी वेबसाइट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का आवेदन करेगा, उसका भुगतान होगा। ये गारंटी दे दी है सरकार ने, संसद ने, माननीय प्रधानमंत्री ने आपको। और मोदी है तो मुमकिन है, उनकी गारंटी का कौन उल्लंघन करेगा? जो उल्लंघन करेगा उसको सजा मिलेगी, दंड होगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आप सब उनके साथ खड़े होंगे तो वो देखेंगे कि भाई आप उनको सहयोग कर रहे हैं, तो वो भी आपको सहयोग करें, बेईमान सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं बहुत बार कहता हूं कि ग्रुप में अपने पर्सनल डेटास को मत भेजो। पर्सनल आधार कार्ड डाल देते हो, वोटर कार्ड डाल देते हो, फॉर्म भर के उसमें पूरी पर्सनल डिटेल आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हो। अरे भले आदमी कोई मिसयूज कर लेगा, उसका दुरुपयोग कर लेगा। क्यों नहीं आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनते हो, मेरी बातों पर अमल क्यों नहीं करते हो? अगर आप ऐसी बातों पर भी अमल नहीं कर पाओगे, इतना सा ज्ञान नहीं रख पाओगे, तो कोई फिर से ठग लेगा आपको, कोई आपके नाम पे लोन ले लेगा, कोई आपके नाम पे कुछ कर लेगा। इसका मिसयूज होगा। तो थोड़ा सा ध्यान को अपने को संतुलित करो, केंद्रित करो। इतने विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, इतनी जल्दबाजी में मत रहो। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। तुम जल्दबाजी का शिकार बन के ही ठगे गए हो 42 करोड़ लोग, और आज फिर जल्दबाजी में हो। थोड़ा ध्यान से, संयम के साथ तमाम कामों को करो दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। आपको सबको सुरक्षा भी मिल जाएगी। ये जो हम आयोजन समिति बना रहे हैं 1000 साथियों की, वॉलंटियर्स की, मैं देख रहा हूं उस ग्रुप में मैंने मना किया है कि भाई आपको कोई पोस्ट नहीं भेजनी है, आपको वहां केवल पढ़ना है। कोई सहयोग कर सकते हो तो वो बताना है, लेकिन नहीं, आप उसमें आधार कार्ड डाल देते हो, वोटर कार्ड डाल देते हो, फार्म भर भर के डाल देते हो, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। अरे भले आदमी मत डालो, थोड़ा सा स्वयं पर रहम करो, देखो स्वयं को, थोड़ा पढ़ लिया करो। इतनी जल्दबाजी में रहोगे तो मुझे नहीं लगता आप भुगतान ले सकेंगे या उसके समीप भी पहुंच पाएंगे। मैं कल आगरा में था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे, हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के। तो वहां मैंने भी काली जैकेट पहन के गया, मुझे भी नहीं पता था, मुझे बुलाया गया था कि आप आइए आगरा में, लेकिन मुझे भी रोक लिया कि साहब काली जैकेट पहन के नहीं जाने देंगे। मैंने उतार दी काली जैकेट, रख दी दूसरी जगह, लेकिन मैंने कुछ देर खड़ा होकर के वहां देखा तमाम चीजों को। कई लोगों के जो काले जूते थे, स्पोर्ट शूज, वो उतरवा दिए। कई लोगों पे काले रुमाल थे, वो निकलवा दिए। कई लोगों पे काले स्वेटर थे, वो काली शर्ट जो पहन के गए थे। तो कितना भारी प्रोटोकॉल होता है उनका, उन तक पहुंचने के लिए क्या क्या मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और आपके लिए सब कुछ बड़ा सहज लगता है, आप लोगों को सरल लगता है, इतना सहज और सरल नहीं है। इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखना। जब 12 मार्च को दिल्ली आप आएंगे तो कोई भी साथी काले जैकेट, काली स्वेटर या काले कपड़े, शर्ट, टी शर्ट पहन के नहीं आएंगे। हो सके तो पैंट भी मत पहनो काली, और काले जूते भी मत पहनो। हो सके तो काली पैंट और काले जूते तो चल जाएंगे, लेकिन काला रुमाल, काली जैकेट, काले स्वेटर, काली शर्ट, ये चीजें पहन करके मत आना। ये उनका प्रोटोकॉल है कि काली चीजों वाले कहीं कोई उपद्रवी ना घुस जाए, हमारा आदमी बन के ही कोई चला जाए वहाँ और वहाँ वो उसे घुमाने लगे, काले झंडे दिखाने लगे, तो उससे कार्यक्रम खराब हो जाएगा।
आपको जो चीज़ मिलनी है शासन से वो नहीं मिल पाएगी, जो सहयोग मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा कि यार ये लोग अनुशासित नहीं हैं। तो अनुशासन को सीखो दोस्तों, संयमित रहो, धैर्य रखो, ऐसा मत करो। मैं कहता हूँ 1 नंबर पे भेजो, मैंने नंबर दे रखा है फॉर्म में कि उस नंबर पर आप अपना फॉर्म भर के जो ये वॉलंटियर्स का है उसको भेजिए। आप नहीं भेजते हो उस नंबर पे। कई तो इतने ऐसे हैं कि वो दोनों तीनों नंबरों पे भेज देते हैं। अरे भले आदमी, 2 नंबरों पे भेजने से क्या फायदा, वो तो नुकसान हो जाएगा। मैं ही भूल जाऊंगा कि मैंने किस नंबर से तुम्हारा फॉरवर्ड कर दिया है आई कार्ड बनने वाले को, किससे नहीं किया है। 1 नंबर पर भेजो बस। दोनों नंबरों पर कई लोग सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, ये दिस दैट। अरे भाई, ये चीज़ों के लिए अभी समय नहीं है। इन तमाम चीज़ों से थोड़ा बचिए, काम की बातें कीजिए। अब आज 8 मार्च हो गया है, 9, 10, 11, 2 दिन तुम्हारे पास रह गए हैं बस। 11 से तो तुम्हारा कार्यक्रम ही शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, सब्र करो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, मन को संतुलित रखो। इसको इतना जल्दबाजी में मत रखो कि आप तमाम गुड़ का गोबर कर दो। इस आयोजन में तुम्हारा ही पैसा खर्च हो रहा है, लाखों रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं और कई लाख की जरूरत है अभी। इसमें कोई पार्टी फंड से पैसा थोड़ा ही मिल रहा है, कोई नेता थोड़ा ही आपको पैसा दे रहा है। क्योंकि आपका कार्यक्रम है, आपके धन से हो रहा है। और ये सब चाहे आपका 1 रुपया है, 1,000 है, 50,000 है, 2,000 है, जो भी दे रहे हो आप, 1 लाख दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो वो परिश्रम से प्राप्त धन है। आप कोई इसमें गांजा, चरस, अफीम भेजने वाले लोग नहीं हो, स्मगलर नहीं हो, तस्कर नहीं हो। परिश्रम का पैसा है। कोई कोई साथी तो लोन कर्ज लेकर के भेज रहे हैं। तो ये बड़ा दुख हो रहा है इन तमाम चीज़ों को देख करके कि आप लोग अपने ध्यान को अभी भी केंद्रित नहीं कर पा रहे हो। केंद्रित करो। हमारे ऊपर भी बहुत सारी बाउंडेशंस हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम आपने रख लिया है साहब, इतना बड़ा कार्यक्रम ले लिया है, इतना प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों, आप अपने मन को थोड़ा सा संयमित करो, केंद्रित करो, सत्य और असत्य को समझो, जल्दबाजी के दौर से बाहर आओ, ताकि आज जिस लड़ाई को हम आपकी को इस मुकाम तक ले आए हैं कि अब सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री आपका भुगतान करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कह दिया है कि भाई यह नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू होगा, सबका भुगतान किया जाएगा। सरकार आपके साथ खड़ी हो गई है और आप ऐसे वक्त पर आकर अपने आप को बिल्कुल भी संयमित नहीं रख पा रहे हो। संयमित रखो तमाम साथी अपने आप को। कम से कम जो हमारे ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों, तहसील स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, वो तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें, जल्दबाजी को बिल्कुल त्याग दें। चूंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि ठगों के खूनी पंजों से आपका पैसा वापस निकलवाना कोई सरल काम नहीं था। ये बहुत कठिन काम था, जो एक लंबे संघर्ष के बाद आप आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हो कि ठग घबरा रहे हैं, ठगों को जेल भेजा जा रहा है, बर्ड्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित हो रही है, आपका भुगतान हो रहा है कहीं कहीं, अब सब जगह आपका भुगतान आरंभ हो जाएगा। और खुद सत्तारूढ़ पार्टी इस पर निगरानी रखेगी कि जो भी अधिकारी बेईमानी करेगा, कानून का अनुपालन नहीं करेगा, आवेदन लेकर के आपका पैसा नहीं देगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। हम सब भी पार्टी के साथ खड़े होंगे। तो अब इस सुनहरी अवसर को आप अपने ही कर्मों से खराब मत करो। तमाम साथी मिलकर पूरी ताकत लगा दो। और अब तो रामलीला मैदान भी नहीं भरना है आपको। एक और नई बात बता दूं, मैं भूल गया था आपको बताना कि आज तो तय हो गया है कि अब आपका कार्यक्रम ताल कटोरा स्टेडियम में ही होगा। आप सबको बुकिंग का मैंने बता दिया था कि जो 11 मार्च को आएंगे वो हिंदू महासभा भवन मंदिर मार्ग में ठहरेंगे। रामलीला मैदान और ताल कटोरा स्टेडियम दोनों बराबर दूरी पर हैं। वहां से 10 मिनट का रास्ता है पैदल। ताल कटोरा स्टेडियम का 10 मिनट में रामलीला मैदान आप पहुंच सकते हैं। तो जो साथी आएंगे 11 मार्च को, वो सब हिंदू महासभा भवन आ जाएंगे। आपके ठहरने वहरने की सारी व्यवस्था, नहाने धोने, खाने वाने की सब वहीं पर रहेगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ताल कटोरा स्टेडियम वहां से 10 मिनट की दूरी पर है। वहीं आपके साथ, सबके साथ सरकार वार्ता करेगी, हम वार्ता करेंगे और आपको पूरा मैकेनिज्म समझाएंगे, कैसे क्या क्या होना है, हमें क्या क्या करना है भुगतान लेने के लिए। ये तमाम चीजें आपको ध्यान से सुननी है दोस्तों। तो मिलता हूं कल फिर से आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।